Hello dear student, welcome to this course on complex analysis. So this is your lecture number 2 for this week number 2. So we were doing analytic functions, and in this process we understood limit of a function, of a complex valued function, right? Now it's time to understand continuity, differentiability, and after that we will define what is the meaning of analytic function. All right? So now let us begin with the definition of continuity. तो डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एग्जैक्टली वही है जो हम रियल एनालिसिस से पढ़ते आ रहे हैं. डेफिनेशन क्या होगी? जैसे आपने लिमिट्स जान लिया कि किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की लिमिट का क्या मीनिंग है, उसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूटी में भी हो जाएगा कि अगर लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ जाए एट जेड नॉट, तो वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन, राइट? तो लिखते हैं कि लेट एफ जेड be a complex valued function defined on a neighborhood of z naught. तो यहाँ पर ये नेबरहुड ऑफ z नॉट में हमने क्या करना है? z नॉट पॉइंट को भी इंक्लूड करना है. लिमिट की डेफिनेशन में यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड वर्ड यूज होता था. डिलीटेड का क्या मतलब होता था कि z नॉट को जरूरी नहीं है कि इंक्लूड करो आप. अगर इंक्लूडेड है तो ओके है, बट अगर नहीं भी है तो भी हमारे लिए ओके होता है, वो डेफिनेशन में उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. बट यहाँ पर नेबरहुड ऑफ z नॉट में क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का मीनिंग ये है कि z नॉट इंक्लूडेड है. सो लेट एफ जेड बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ नेबरहुड ऑफ z नॉट, देन एफ जेड is said to be continuous. fz is said to be continuous. ठीक है, fz को हम continuous कहते हैं at z is equal to z naught if क्या हो? for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that आपके पास z माइनस जेड नॉट जब भी डेल्टा से छोटा होगा, आप डायरेक्टली इम्प्लाई करोगे कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सलॉन है. तो अगर एक ऐसा एप्सलॉन आपको मिलता है सच दैट वेन एवर डिस्टेंस बिटवीन z एंड जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, देन दैट फॉर दिस z एफ जेड और एफ जेड नॉट का जो गैप है दैट शुड बी लेस देन एप्सलॉन. बात समझ आ गई? ऑल राइट. सिंबॉलिकली इस चीज़ को लिखने का तरीका ये है कि आपका लिमिट z गोज टू z नॉट जो है ऑफ एफ जेड, इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ z नॉट. ठीक है, सिंबॉलिकली इस चीज़ का मीनिंग ये है. अब एक नोट मैं लिखूंगा. नोट पहला तो बिल्कुल ही सिंपल है. क्या है नोट का मीनिंग? 1 सेकेंड. कि अगर आपके पास कोई सेट S है और आप बोलना चाह रहे हो कि इस सेट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, दैट मीन्स कि वो आप ये बोलना चाह रहे हो कि उसके हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है. तो क्या लिखेंगे कि अ फंक्शन, इसे नोट नंबर 1 लिख के हम लिखेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस at a point a function is said to be continuous on a set S if it is continuous at every point if it is continuous at every point on S. Got it? नोट नंबर 2, आपको पिछली क्लास में एक थ्योरम लिखाई गई थी. उस थ्योरम में आपसे कहा गया था कि अगर क्या हो जाए, मैं आपको शो करता हूँ. सो इट वाज लेक्चर 2.1, राइट? सो लेक्चर 2.1 में आपने एक थ्योरम लिखी थी और 1 सेकेंड कहाँ पर होगी, मैं देख लेता हूँ. तो देखो, ये है वो थ्योरम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. तो जैसे हम क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि z गोज टू z नॉट पर एफ जेड जो है w नॉट की तरफ जाएगा, इस बात का मीनिंग ये है कि
कि जो एफ जेड का रियल पार्ट है दैट विल गो टू पी वेयर पी इज द रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू नॉट एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ विल गो टू क्यू वेयर क्यू इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू नॉट। नाउ इसी थ्योरम को रिकाउंट हम यहां पर करेंगे इस स्टेटमेंट पे, और देखो तो लिखेंगे ये यहां पर कि a function fz is said to be continuous, a function fz is said to be continuous at z is equal to z naught। तो ये क्या होगा, if ठीक है। तो क्या होना चाहिए, देखो आप जब लिमिट निकाल रहे हो z गोज टू z नॉट पर ऑफ एफ जेड की, तो ये एफ जेड नॉट ये जो स्टेटमेंट है ये तभी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम जो हमने लिमिट्स में पढ़ी, अगर क्या हो हमारे पास और एफ जेड को इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एफ जेड। और इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एफ जेड की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो एफ जेड जो है वो आपका क्या है, अ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी is said to be continuous at z is equal to z naught where, यहाँ पर कहीं पर मुझे लिख लेना चाहिए z naught क्या है, x naught प्लस आयोटा y है, आयोटा y naught है। if तो क्या होना चाहिए, हमारे पास जो u वाला फंक्शन है, जो u फंक्शन है, तो जब आपका x और y u की तरफ जाएगा तो आपके u x y को किसकी तरफ जाना होगा, आपके यू एक्स वाई को यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट की तरफ जाना होगा। नाउ सिमिलरली आई कैन राइट कि आपका जो इमेजनरी पार्ट है फंक्शन का, दैट मीन्स लिमिट एक्स कॉमा वाई गोइंग टू एक्स नॉट वाई नॉट, इमेजनरी पार्ट जो है वी एक्स वाई, इसको किस पर जाना होगा बताओ, वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे जाना होगा। सो इसको किस पे जाना होगा, वी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। बात समझ आ गई। तो उस समय हमने पी और क्यू क्यों लिखा, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो, बट हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर यू फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस बात का क्या मतलब निकल के आ रहा है, इट मीन्स कि यू इज कंटिन्यूअस, राइट, यू इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट वाई नॉट। और इस बात का मतलब क्या है कि v इज कंटिन्यूअस at x naught y naught, right? So v is continuous, u is continuous, तो हम ये बात कह पा रहे हैं। तो that means कि अगर रियल पार्ट कंटिन्यूस फंक्शन है x नॉट y नॉट पर, इमेजनरी पार्ट कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आपका फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड वो भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि अगर इफ एफ जेड फंक्शन इज कंटिन्यूस, इफ एफ जेड is continuous then आपका जो मॉड्यूलस वैल्यू है फंक्शन का, ठीक है, तो मॉड्यूलस देन मॉड ऑफ एफ जेड, ये भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस होगा। और सिर्फ मॉड ऑफ एफ जेड ही नहीं, आप क्या कर सकते हो, जैसे यहां पर मैं लिखूंगा मॉड ऑफ एफ जेड, फिर कॉमा लगा के मैं लिखूंगा एफ जेड बार, और फिर एफ जेड का होल बार। ये तीनों फंक्शंस जो हैं कंटिन्यूस आपके आएंगे। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो इजीली कि अगर मैंने फंक्शन के अंदर जेड बार लिखा तो क्या वो फंक्शन जेड नॉट पर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, इजीली पता चल जाएगा आपको कि ये तीनों फंक्शंस जो हैं कंटिन्यूस हैं। ठीक है, अब जैसे हमने सीक्वेंशियल डेफिनेशन लिखी थी लिमिट्स की, उसी तरीके से हम सीक्वेंशियल डेफिनेशन लिखने वाले हैं कंटिन्यूटी की। सो सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अब मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट, सबसे पहले तो f को डिफाइन करते हैं। f आपका मान लो क्या है, d से c पर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और जो आपका d है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट है। नाउ मैं ये लिखूंगा कि एफ जेड इज सेड टू बी कंटिन्यूअस
एट z इज इक्वल टू z नॉट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट z गोज टू z नॉट ऑफ एफ जेड नॉट के इक्वल आएगा। इस बात का क्या मीनिंग है, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ दिस विल हैपन, जो मैं इसके आगे लिख रहा हूं। क्या होना चाहिए, फॉर एवरी सीक्वेंस Zn, दिस सीक्वेंस शुड बी अ मेंबर ऑफ योर D, डोमेन का मेंबर होना चाहिए तभी मैं काम करूंगा। फॉर एवरी सीक्वेंस Zn बिलोंगिंग टू D एंड Z नॉट बिलोंगिंग टू, सॉरी ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं बिलोंगिंग टू D, ठीक है। फॉर एवरी सीक्वेंस Zn सबसेट नहीं लिखना चाहिए, बिलोंग लिखना चाहिए। Zn belonging to D such that Zn converges to Z naught. If for every sequence Zn belonging to D such that Zn goes to Z naught, we have Fzn going towards Fz naught. तो अगर हर एक सीक्वेंस जो डोमेन में आपके है उस चीज़ के लिए ये बात ट्रू हो जाए कि Zn Z नॉट पर जा रहा है तो Fzn को Fz नॉट पर जाना होगा, तो अगर ये बात ट्रू हो रही है तो आप कह दोगे कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है और उसकी लिमिट वो Fz गोज टू Z नॉट इज इक्वल टू f ऑफ Z नॉट। ठीक है, अब एलजेब्रा, जैसे हमने वहाँ पर लिमिट्स के केस में एलजेब्रा पढ़ा था तो यहाँ पर भी हम एलजेब्रा लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो पहली चीज कि लेट f कॉमा जी जो है d से c पर वेयर d इज सबसेट ऑफ c बी कंटिन्यूअस। तो ये मान लो कि क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दैट मीन्स f प्लस माइनस जी इज कंटिन्यूअस। ठीक है, बी पार्ट f डॉट जी इज कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सी पार्ट ए बी सी, तो सी पार्ट क्या होगा यहां पर, एफ जेड बाई जी जेड इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नाउ लास्ट होता है कि हमें जी जेड के बारे में बोलना होता है यहां पर कि जी जेड जो होना चाहिए वो जेड नॉट पर नॉन जीरो होना चाहिए। इफ जी जेड नॉट इज नॉन जीरो, तो मुझे लगता है एक बार मुझे इन दोनों को बता देना चाहिए आपको कि ये कंटिन्यूअस क्यों है। हालांकि मैं इसके लिए बता चुका हूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट क्यों करेगी, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी और वो वैल्यू के इक्वल भी आ जाती थी, इसलिए ये तो हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस क्यों होगा। एक बार मैं इन दोनों के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, अब जैसे हमने क्या करा था पिछली बार, पॉलिनोमियल्स के लिए एक छोटा सा बस प्रूफ किया था, उसी चीज़ से हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स के लिए हमने लिमिट लिख दी थी और वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ रही थी। तो हम लिखेंगे कि पॉलिनोमियल्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स हर जगह कंटिन्यूअस हैं। सेकेंड नोट कि जैसे आपने क्या देखा, चलो सेकंड नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक न्यू क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन है कि आपके पास एक फंक्शन है, कंसीडर एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा बी, 1 सेकेंड, जेड माइनस आयोटा बी ओवर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिस्कस its continuity at z is equal to iota b। ऑल राइट, तो फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा सोल्यूशन। तो अगर आप आयोटा बी सोचो तो देखो आयोटा बी पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर यहाँ पर आयोटा बी अगर आप रखोगे
तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आयोटा बी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 0 पर इसको अलग से डिफाइन, आयोटा बी पर इसको अलग से डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा इसको आगे खिसकाया। मैंने इस पर डिफाइन किया माइनस आयोटा ओवर 2b, और यहाँ पर लिखा z नॉट इक्वल टू आयोटा बी, और यहाँ पर लिख दिया z इज इक्वल टू आयोटा बी। अब हम डिस्कस कर सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी को, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का डिफाइन होना उस पॉइंट पर ज़रूरी है। सो आप लिमिट फाइंड आउट करोगे, राइट। सो आपने लिखा लिमिट z गोज टू आयोटा बी एफ जेड, क्योंकि आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो, दैट मीन्स फंक्शन आपका ये वाला चलेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट z गोज टू आयोटा बी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, z माइनस आयोटा बी ओवर z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में होने की वजह से ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके भी फैक्टर्स पॉसिबल है। मैं क्या कर सकता हूँ, z स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर इस तरीके से कर सकता हूँ, z प्लस आयोटा बी और दूसरा z माइनस आयोटा बी। तो जब आप इनको स्क्वायर अप करोगे तो ये वही आ जाएगा। दैट मीन्स फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 1/2। देखो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, मतलब कैंसिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर से। सो ट्वाइस आयोटा बी, और अगर मैं इसको फॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो आयोटा से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा बाई 2b। नाउ सिंस लिमिट z goes to iota b of fz is equal to value of the function f of iota b, so f is a continuous function। f क्या है, एक continuous function है। Got it? All right. अब हम एक थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम बहुत ही सिंपल है कि जैसे रियल एनालिसिस में आपको पता है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, देयरफॉर यहां पर भी ऐसी थ्योरम है, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखते हैं। प्रूफ इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि लेट एफ जेड बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, लेट एफ जेड बी अ कंटिन्यूस फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। तो एफ जेड क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, एंड जी जेड जो है आपका, जी जेड इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो जो जी जेड है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहां पर है वो मैटर करता है, कहां पर है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट, तो हमें कंपोजिशन लेना है। तो देखो जी ऑफ एफ लिखूंगा मैं, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ को कहां पर कंटिन्यूस होना चाहिए, जो एफ जेड की वैल्यू है एट जेड नॉट पर, है ना। तो यहां पर w इज इक्वल टू एफ जेड नॉट लिखूंगा, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट w इज इक्वल टू एफ जेड नॉट, ठीक है। देन मुझे चेक करना है कंपोजिशन के बारे में। वी हैव टू शो जी ओ एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट z इज इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक एप्सिलॉन आपने ग्रेटर देन 0 लेना है। सबसे पहले एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया। नाउ आपको ये शो करना होगा कि देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, है ना, डेल्टा सिंबल जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रेटर देन 0, सच दैट जब भी z और z0 के बीच का गैप उससे कम है तो आपके पास उसका जो इमेज है एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, उसका गैप लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, राइट। तो मैंने यहां पर लिखा जी ओ एफ ऑफ जेड माइनस जी ओ एफ एट जेड नॉट। मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इसके ऊपर वर्क करने से पहले मुझे जी के ऊपर वर्क करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा,
सिंस g इज कंटिन्यूअस एट w इज इक्वल टू एफ जेड नॉट, तो इसी एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आपको एक डेल्टा वन मिलेगा. दिस इंप्लाई देर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट, किस पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस है, इस पर, राइट. तो मैं लिखूंगा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट. ये एफ जेड नॉट एक्चुअली में डब्ल्यू है, दिस इज डब्ल्यू, क्योंकि जो जी फंक्शन है वो रेंज सेट पर डिफाइंड होता है ना. कंपोजिशन आप ले रहे हो तो रेंज सेट पर डिफाइन होना चाहिए एफ की. तो रेंज सेट जो है उसका, उसमें ऐसे तो पॉइंट्स होंगे. सो दीज आर एक्चुअली द टू मेंबर्स. सो ये क्या है, डोमेन के मेंबर्स हैं जी के. यहां पर लिख लेता हूं डोमेन ऑफ जी. ठीक है, डोमेन ऑफ जी से ये मेंबर है. तो क्योंकि जी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो जब भी ये डेल्टा वन से छोटे आएंगे, दिस इंप्लाई कि जी ओ एफ आप कहोगे जेड माइनस, ऐसा नहीं लिखना चाहिए मुझे, शायद मुझे लिखना चाहिए सिंपल वे में. तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाई जी ऑफ एफ जेड. ये z था, इसे आपने g के अंदर रखा है एक तरीके से, इसे एफ जेड आप ना माने, इसे z आप माने, माइनस जी एफ जेड नॉट. दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट. इसी चीज को नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि यहां पर, इसको मैं नेक्स्ट ही लाइन में लिख लेता हूं, ठीक है. तो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा दिस इंप्लाई कि g ऑफ एफ जेड माइनस जी ऑफ एफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, इतना मैंने काम कर दिया. तो ये मैं कह रहा हूं g की कंटिन्यूटी के बेसिस पर, जो ये मैंने काम किया है ये g की कंटिन्यूटी के बेसिस पर है, राइट. अब मुझे क्या मिलना चाहिए था, हालांकि ये जो क्वांटिटी है, ये मेरे पास, ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास आ चुकी है एप्सिलॉन से छोटी, राइट. यह है किसके इक्वल, ये इसी के इक्वल है, g ऑफ एफ जेड माइनस जी ऑफ एफ जेड नॉट. तो ये क्वांटिटी तो लेस देन एप्सिलॉन आ चुकी है, बट कंडीशन यहां पर हमने जो लगाई है वो एफ जेड और एफ जेड नॉट पर लगाई है. हमें चाहिए कि अगर z माइनस जेड नॉट किसी डेल्टा से छोटा हो, डेल्टा लिखना पड़ेगा यहां पर, तो ये मुझे z माइनस जेड नॉट चाहिए यहां पर, तब जाके मैं इसे इंप्लाई करूंगा, ना कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट चाहिए. तो ये जो क्वांटिटी है लेस देन एप्सिलॉन है, करेक्ट है, बट ये इसके लिए लेस देन एप्सिलॉन है, ना कि इसके लिए, है ना. तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ यूज कंटिन्यूटी ऑफ एफ, कंटिन्यूटी ऑफ एफ. नाउ क्योंकि इस तरीके से आप सोचोगे कि ये जो चीज है ये लेस देन डेल्टा वन है, राइट. तो मतलब देयर एग्जिस्ट, अब मैं यहां पर लिखूंगा, इसको नोटेशन देते हैं डेल्टा. देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो. इस डेल्टा वन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा मिलेगा सच दैट z माइनस जेड नॉट जब भी इस डेल्टा से छोटा होगा तो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट किससे छोटा होगा, लेस देन डेल्टा वन, राइट. ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो ये अगर इससे छोटा है तो फिर मतलब कि जब जब ये इससे छोटा था तो हमारे पास z कहां से निकल रहा था, इसमें से. तो अगर मैं इस z डेल्टा को यहां पर लिखूं तो ये क्वांटिटी आएगी ना इससे छोटी, क्योंकि अगर ये चीज हो रही है, देखो इस तरीके से आप सोचो, अगर ये चीज डेल्टा से छोटी हो रही है तो आपने कंटिन्यूटी ऑफ f लगाया और आपके पास ये चीज निकल के आई. नाउ अगर ये चीज निकल के आ रही है तो आपने कंटिन्यूटी ऑफ g लगाई और आपसे ये निकल के आया. बात समझ आ रही है. तो मैं कैसे लिख रहा हूं प्रूफ को मैं फॉर्मली नहीं लिख रहा हूं, मैं बस समझा रहा हूं. आपको क्या चाहिए, आपको एक एग्जिस्टेंस चाहिए डेल्टा की ग्रेटर देन जीरो पर. नाउ सारा काम यहां पर नीचे हो रहा है, ऊपर बस हमें लिखना है उनको, उन चीजों को, ठीक है. मैंने सबसे पहले कहा कि क्योंकि g फंक्शन कंटिन्यूअस था, देयरफॉर दिस क्वांटिटी, दैट इज दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस हैपेंस. बट जब ये हो रहा है तब जाके वो लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है. हमें इसके लिए नहीं चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन, वो हमें ऐसा कोई डेल्टा चाहिए था, राइट. मैंने कहा कि अगर ये डेल्टा से छोटा है तो हमें कंटिन्यूटी ऑफ एफ लगाने को मिलेगा. कंटिन्यूटी ऑफ एफ कहेगी कि एक ऐसा डेल्टा आपको मिलेगा सच दैट जब भी ये इससे छोटा है ये चीज इससे छोटी आएगी, राइट. नाउ फाइनली जैसे ही ये चीज हुई, अब मैं क्या कहूंगा, मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है.
तो मैं क्या कहूँगा कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इससे ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है तो इससे ये चीज़ आ रही है। बात समझ आ गई? तो हमें डेल्टा मिल गया। ये डेल्टा कहाँ से एक्चुअली निकल के आ रहा है? ये डेल्टा निकल के आ रहा है कंटिन्यूटी ऑफ एफ से। तो कंटिन्यूटी ऑफ एफ आपने लगाया इसके ऊपर, डेल्टा वन के ऊपर। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है। एनालिसिस में भी इसका हमने बहुत जगह यूज़ किया था, सेम टू सेम हम यहाँ पर भी बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। तो ये लिखेंगे कि इफ़ अ फंक्शन एफ जेड, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो क्या लिखेंगे? इफ एफ जेड इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट z इज इक्वल टू जेड नॉट। तो z इज इक्वल टू जेड नॉट पर ये कंटिन्यूस है एंड f ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो। और मान लिया कि उसके जो इमेज सेट है, सॉरी इमेज सेट बोल रहा हूं मैं, हमने क्या मान लिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है जेड नॉट पर और ये क्या है, नॉन जीरो है, इतना हमने मान लिया। इसके आगे मैं लिखूंगा देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट सच दैट एफ जेड इज नॉन जीरो ऑन दैट नेबरहुड। बात समझ आ रही है? नॉन जीरो होने का मतलब क्या है कि जो वहां पर, जैसे आपने क्या कहा सबसे पहले कि आपने कहा कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है कंटिन्यूस जो कि नॉन जीरो है, तो आप ये कह सकते हो कि उसके अराउंड एटलीस्ट जेड नॉट के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड हमें मिल जाएगा सच दैट फंक्शन उस पर भी क्या हो, नॉन जीरो हो। तो इस चीज को मैं कैसे समझाऊंगा, इस चीज को एक बार ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा आपने कार्टेशियन प्लेन कंसीडर किया, मान लो यहां पर फंक्शन क्या है, ये आपके पास एक जेड नॉट पॉइंट था, जेड नॉट पर अगर वो नॉन जीरो है फंक्शन, तो ये आपके पास उसके अराउंड एक बॉल मिलेगी, एक नेबरहुड मिलेगा सच दैट फंक्शन उस पूरी की पूरी बॉल पर नॉन जीरो होगा। राइट? ठीक है, इसका प्रूफ हम लिखेंगे। तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है, लेट एफ जेड बी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन कंसीडर करना है जेड नॉट पर। ठीक है, लेट एफ जेड बी अ कंटिन्यूस फंक्शन एट z इज इक्वल टू जेड नॉट। तो एफ जेड क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है एट z इज इक्वल टू जेड नॉट एंड सपोज आप करो कि एफ जेड नॉट जो है नॉन जीरो है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन आप लगाओगे किसकी, कंटिन्यूटी की। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो अगर आपने पिक किया है तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट आपके पास क्या हो रहा है, जब भी आपका z माइनस जेड नॉट डेल्टा से छोटा आएगा तो उस z के लिए आपके पास एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा। राइट? हमें ये शो करना है कि देयर इज अ नेबरहुड ऑन विच एफ इज नॉन जीरो। नाउ मैं क्लेम यहां पर एक लिखूंगा, क्लेम ये है कि सब क्लेम कि फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू एन डेल्टा ऑफ जेड नॉट। ठीक है, और मैं डिलीटेड इसका ले रहा हूं, मतलब जेड नॉट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या क्लेम लिख रहा हूं, फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू एन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मेरा क्लेम ये है कि एफ जेड जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, ये मेरा क्लेम है। नाउ सपोज आप करो कि जीरो आ गया, सपोज देयर एग्जिस्ट z बिलोंगिंग टू एन डेल्टा डी ऑफ जेड नॉट, दैट मीन्स डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ये जो यहां पर लिखा है इसी को डेल्टा नेबरहुड ऐसा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यही जो नेबरहुड है इसी को डेल्टा नेबरहुड कह रहा हूं मैं, वो बस डिलीटेड है वो। सपोज एफ देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू दिस सच दैट एफ जेड इज जीरो। राइट? तो एफ जेड जीरो आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहां से, दिस इंप्लाई ये जो एफ जेड नॉट है, अगर एफ जेड जीरो हो गया तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मानो। दिस इंप्लाई फ्रॉम 1 एफ जेड नॉट जो है वो क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन तो हम कुछ भी ले सकते हैं। राइट? तो एप्सिलॉन बाई, मैंने एप्सिलॉन को क्या ले लिया, एफ जेड नॉट अपॉन 2 ले लिया।
अगर मैंने ये ले लिया तो ये चीज, क्योंकि इस z के लिए ये क्या है, ये 0 है, तो ये एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन तो इतना है, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही है? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन सिंपली ये है कि आपने क्या कहा था इनिशियली, आपने ये कहा था कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आएगा वेन एवर आई एम चूजिंग z फ्रॉम z सेटिस्फाइंग दिस थिंग कि z और z नॉट के बीच की डिफरेंस जो है वो लेस देन डेल्टा है, डिस्टेंस। मैं रिपीट करूंगा, आपने ये कहा था कि एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन है वेन एवर z सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। मैंने कहा, मेरा क्लेम ये था कि जो भी z इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसके लिए मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि एफ जेड जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, डायरेक्टली कह दूंगा। तो इस चीज को प्रूफ करेंगे। तो मैंने क्या लिया कि सपोज ऐसा कर गया कि इस डेल्टा नेबरहुड से, z नॉट के डेल्टा नेबरहुड से एक ऐसा z आपको मिल गया सच दैट उस पर 0 है। तो अब 0 अगर ये है तो फिर ये कंडीशन कितनी हो जाएगी यहां पर से, एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं एप्सिलॉन अपना क्या ले लूंगा, ये ले लूंगा, तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फिर ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा। बात समझ आ गई? हेंस एफ जेड जो है उस नेबरहुड पर नॉन जीरो ही रहेगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। एक और प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। सो थ्योरम है ये एक, जैसा हमने एनालिसिस में पढ़ा था वैसे ही एक थ्योरम है, और इसमें कहा जाएगा कि अगर फंक्शन जो है मान लो कंटिन्यूअस है किसी क्लोज एंड बाउंडेड सेट पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी क्लोज एंड बाउंडेड इंप्लाई कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट इंप्लाई क्लोज एंड बाउंडेड। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टोपोलॉजी में पढ़ा था। सो इफ अ फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज एंड बाउंडेड सेट, देन वो क्या करेगा, अपना मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करेगा सेट के ऊपर ही। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, if a function f z is continuous, ये फंक्शन क्या है, मान लो कि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट, तो वर्ड कॉम्पैक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड, कॉम्पैक्ट सेट एस सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन क्या होगा, f, और f के मैक्सिमम और मिनिमम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो f क्या करता है, f तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर देगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे रियल एनालिसिस में दो रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हमेशा लिख सकते हो कि a इज लेस देन b, लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी, या a इज ग्रेटर देन b, या फिर a इज इक्वल टू b। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसा नहीं कह सकते कि z1 इज लेस देन z2, इट हैज नो मीनिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई मीनिंग नहीं है। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो उसके मॉड्यूलस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मॉड्यूलस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो मॉड्यूलस के बारे में मैं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, देन मॉड ऑफ एफ जेड, ठीक है, विल अटेन मैक्स एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑन एस। ठीक है, तो फंक्शन थ्योरम बहुत ही सिंपल है, जैसा एनालिसिस में आपने पढ़ा था एज इट इज ये थ्योरम यहां पर है। ठीक है, नाउ हमने क्या पढ़ा है कि अगर, सबसे पहले तो मैं फंक्शन को कंसीडर करता हूं, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है, हमने मान लिया लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है, बी कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस आपने मान लिया। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है दैट मीन्स इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूस होंगे, यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर कंटिन्यूस ऑन S।
क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूस होता है तो उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूस होते हैं, और अगर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंटिन्यूस हो तो फंक्शन भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, अब मैंने मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड देखा कि मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड आएगा कितना। सो मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड कितना आएगा, यू स्क्वायर एक्स वाई वी एक्स स्क्वायर एक्स वाई। यू एक्स वाई और वी एक्स वाई क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, दैट मीन्स इनका आंसर रियल आएगा, राइट। ठीक है, नाउ इस तरीके से आप सोचोगे कि अगर यू एक्स वाई एक फंक्शन था जो कि कंटिन्यूस है, राइट, यू एक्स वाई एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, वी एक्स वाई एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, तो उनका स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा और स्क्वायर रूट भी कंटिन्यूस होगा, और यहां पर हम मॉड जेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने वैसे पहले भी पढ़ा है। दिस इंप्लाई कि मॉड ऑफ एफ जेड इज अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन, इज अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ऑल राइट। सो बाय रियल एनालिसिस फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, मैं यहां पर लिखूंगा, तो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ जेड विल अटेन मैक्स स्लैश मिन। अब हम बात करेंगे न्यू टॉपिक की, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस समय, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम डिफाइन करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। हम कैसे डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को, डिफरेंशिएबिलिटी बोल रहा हूं मैं, एनालिटिक फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑन बेसिस ऑफ दिस डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे रियल एनालिसिस की डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, वैसे ही यहाँ पर भी डेफिनेशन है कि लेट एफ जेड, हमने एक फंक्शन माना, लेट एफ जेड बी अ फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड, डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ z नॉट। ठीक है, देन एफ जेड is said to be differentiable at z is equal to z naught if क्या हो, लिमिट z goes to z naught fz minus fz naught, लिमिट z goes to z naught fz minus fz naught अपॉन z माइनस जेड नॉट दिस एग्जिस्ट। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी जो मैं लिख रहा हूं, देन यू विल से दैट योर फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। ठीक है, तो आप कह दोगे कि ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन। जो फंक्शन इस चीज को सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या कह देंगे, डिफरेंशिएबल। जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ द अबव लिमिट is derivative of fz at z is equal to z naught, that is f dash of z naught। तो जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी, जैसे एनालिसिस में होता था, उसे हम क्या लिख लेते थे, एफ जेड नॉट लिख लेते थे। अब थ्योरम इंट्रोड्यूस करेंगे। थ्योरम क्या है, थ्योरम सिंपली ये है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसको प्रूफ करेंगे, सिंपली डेफिनेशन से ही ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। जो ये डेफिनेशन है इसी से हम बिगिन करेंगे। सो हमने क्या लिखा, कंसीडर किया। कंसीडर क्या करेंगे, एक फंक्शन को, लेट एफ जेड बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल
फंक्शन एट z इज इक्वल टू z नॉट। तो एफ जेड क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है z नॉट पर। तो मैंने क्या करा, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जो था मेरा, उसे मैंने ऐसा लिख दिया, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाइड विद जेड माइनस जेड नॉट, राइट। अब देखो दोनों साइड लिमिट अप्लाई करो, इधर भी लिमिट अप्लाई करो, इधर भी लिमिट अप्लाई करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये चीज तो फाइनाइट आने वाली है अकॉर्डिंग टू यू, दिस थिंग विल बी फाइनाइट एंड दिस थिंग विल बी जीरो, देयरफॉर इट विल बी जीरो। सो फ्रॉम हेयर व्हाट आई कैन से इज लिमिट z गोज टू z नॉट, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जो है वो जीरो है, क्योंकि ये चीज तो फाइनाइट है और ये चीज जीरो की तरफ जा रही है। सो दिस इंप्लाई कि इसकी जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ गई, एफ जेड नॉट के इक्वल आ गई, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या लिखना है, जो एलजेब्रा होता है, तो एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम मेंशन करेंगे, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का एलजेब्रा हमें पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने रियल में पढ़ा है वैसे ही हम सही में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या लिखोगे कि लेट एफ जेड एंड जी जेड बी डिफरेंशिएबल एट जेड। तो आप क्या लिखोगे, पहली चीज कि अगर आपको d बाई डी जेड ऑफ करना है, यहां पर मान लो एफ जेड प्लस जी जेड, तो आप डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हो। आप डायरेक्टली पहले फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लिखोगे एंड देन सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लिखोगे, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट यही सेम माइनस के लिए भी चलेगा। नाउ थर्ड पार्ट कि अगर आपके पास, पहले सेकेंड पार्ट सॉरी, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है जिसे आपने एफ जेड से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको एफ जेड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड डॉट जी जेड, ये कितना आ जाएगा आपके हिसाब से, एफ डैश जेड जी जेड प्लस एफ जेड जी डैश जेड, और बस इतना आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल मैंने लिखा है। और लास्ट में अगर आप मान लो कि जी जेड जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो डिवाइड का भी आप लिख सकते हो कि डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड ओवर जी जेड, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा जी जेड स्क्वायर जी जेड एफ डैश जेड माइनस एफ जेड जी डैश जेड। अब एक चेन रूल बस हमें लास्ट लिखना है, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड कर देंगे आज के। सो चेन रूल हमें लिखना है लास्ट में, इसका नाम है चेन रूल। जैसा रियल एनालिसिस में आपने चेन रूल पढ़ा था एग्जैक्टली ये ऐसा है, ठीक है। तो बस इसके बाद बचता है कॉशी रीमान इक्वेशंस एंड देन वी विल स्टडी एनालिटिक फंक्शन डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे कि सपोज दैट f has a derivative at z नॉट। तो z नॉट पर सपोज कर लिया कि f का डेरिवेटिव है एंड g has derivative at f z नॉट, ठीक है। देन आप क्या कहोगे, देन हम ये कह सकते हैं देन द कंपोजिशन GOF has derivative at z नॉट, ठीक है। और अगर आप इसको कैपिटल F मानो G ऑफ F को, दैट मीन्स G ऑफ F Z को, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है कैपिटल F डैश Z का, वो कितना आएगा, G डैश ऑफ F Z एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, F डैश ऑफ Z, ठीक है। और ये इवेलुएट किस पे करना है, z इज इक्वल टू z नॉट पर इवेलुएट करना है दोनों के दोनों को, ठीक है। गॉट इट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेन रूल। तो इस तरीके से इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
All right, so thank you.